हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के डेली पीसीएस जी के करंट अफेयर प्रोग्राम में हम आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम होता है डेली, और उसमें हम लास्ट में अंतिम में एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज से हम एक चेंज कर रहे हैं। आज से मैं इसमें एक प्रश्न आपके लिए रखूंगा जो कि पिछले वीडियो से संबंधित होगा। तो पहले आपको उस प्रश्न का जवाब देना है, फिर आगे हम चलेंगे और आज के सभी जो है प्रश्नों को करेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये कल के हमारे वीडियो से ही है। तो अगर कल का आपने वीडियो अच्छे से देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, या इस वीडियो के बाद देख लेना। तो इस प्रश्न को ये है आपके क्वेश्चन के रूप में है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तो मैं चलता हूँ सीधा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आज के हमारे जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी ये खबरों में आ गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है। तो ये किस नदी के तट पर है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है नर्मदा, तापी, साबरमती, लोनी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है, नर्मदा नदी के तट पर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, 182 मीटर का। ठीक है, दूसरे पर जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू है चाइना में, वो दूसरे पर है 128 मीटर का। पहले ये सबसे ऊंची मूर्ति थी। अभी जो है सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हम कहते हैं, ये सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया में, 182 मीटर की। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। और सरदार पटेल प्राणी उद्यान में यहाँ पर जो है कुछ पक्षियों को लाया गया है, विदेशी पक्षियों को स्थानांतरित किया गया है। और यहाँ पर ये जो विदेशी पक्षी और जो जानवर आए थे, वो पिछले 2 साल में लगातार ये देखा जा रहा है कि वो लगातार मर रहे हैं। इस वजह से ये जो यहाँ पर सरदार पटेल प्राणी उद्यान है, ये न्यूज में बना हुआ है। तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में इसीलिए चर्चा की है क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी के पास में स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। तो पहले गृह मंत्री थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर। और 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, एक नर्मदा बांध है, उसी के पास पे है, साधु बेट द्वीप पर। किस पर? साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ये जो प्रतिमा बनाई गई, ये कंपनी थी लॉरेंस एंड टर्बो और रामवी सुतार। इन दोनों, रामवी सुतार ने इसको डिजाइन किया और लॉरेंस एंड टर्बो ने इसको बनाया है। तो ये भारत के लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो उन्हीं की प्रतिमा है। ठीक है, इसमें क्या खर्चा आया वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, वो आप सब देख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, सोलर प्लांट, ये गुजराई सोलर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में भी है गुजराई सोलर प्लांट। तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात के अंदर, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी में। गुजराई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, कानपुर देहात में। तो कानपुर में है। और 50 मेगावाट का ये प्लांट जो है यहाँ पर। इसका जो क्षमता है कितनी है? 50 मेगावाट। और इसको जो कंपनी चलाती है वो है SJVN। ये कंपनी इसको चलाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में ये स्थित है, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन। बाकी इसके बारे में जो भी डेटा है वो भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। तो मुख्य यही है कि ये कहाँ स्थित है, यही आपको याद रखना है। आपके एग्जाम के मतलब से ये पूछा जा सकता है। फिर 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग बतानी है। तो वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में तो भारत की रैंकिंग इसमें 80वां स्थान है भारत का। जो लक्षित देश हैं जिनमें साइबर अपराधों के जो सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं साइबर अपराधियों द्वारा, उनमें भारत 80वें स्थान पर है। और 34% जो भारतीय हैं इनको निशाना बनाया जाने का खतरा है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। और लगभग पिछले साल 7 करोड़ से अधिक, 7 करोड़ 40 लाख से अधिक, 7.4 करोड़ से अधिक घटनाएं हुई हैं साइबर क्राइम की भारत में। यानी हम बात करें तो 129 प्रति 1 लाख पर,
129 प्रति 1 लाख पर भारत में 129 साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं 2023 के अंदर, इस रिपोर्ट के अनुसार। और करीब पिछली तीसरी तिमाही में ही 3,69,000 से अधिक जो है अकाउंट लीक हुए हैं। तो अकाउंट लीक की जो समस्याएं हैं वो भी रिपोर्ट की जा रही हैं। और डेटा उल्लंघन के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर आ गया है। ये सब चीजें आपको आंकड़े याद रखने हैं। तो 129 प्रति लाख पर जो है साइबर अपराध का रेट पहुंच गया है और 7.5 करोड़ लगभग जो है मामले दर्ज किए गए पिछले साल साइबर क्राइम के। अब देखिए काली टाइगर रिजर्व, तो ये किस राज्य में है? अभी ये चर्चा में आ गया था कि यहाँ पर जो है 40 चित्तेदार हिरणों को जो है लाया गया स्थानांतरित करके। 40 चित्तेदार हिरण जिनके शरीर पर ये चित्ते पाए जाते हैं, तो इनको लाया गया। तो ये जो काली टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व ये आपका इसमें इसको लाया गया है काली टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। 40 चित्तेदार हिरणों को मैसूर चिड़ियाघर में लाया गया है। कहाँ पर लाया गया? मैसूर चिड़ियाघर के अंदर। और ये जो हिरण होते हैं इनका जो जीवन काल है वो 20 से 30 वर्ष होता है। 35 इंच इनकी ऊंचाई होती है। वजन लगभग 187 पाउंड यानी करीब करीब 80 से 90 किलो इनका वजन होता है, ठीक है। 80 केजी के आसपास इनका वजन रहता है। और ये सबसे कम चिंताजनक की कैटेगरी में, IUCN कैटेगरी में किस में आते हैं? लीस्ट कंसर्न, सबसे कम चिंताजनक की कैटेगरी में इनको IUCN में वर्गीकृत किया गया है। ज्यादातर ये झुंड में रहने वाले जानवर हैं चित्तेदार हिरण, तो इनके बारे में ये चीजें भी आपको याद रखनी है। उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाए जाते हैं। भारतीय जंगलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो ये ILO का कन्वेंशन हुआ था 2019 में, जिसमें ILO ने जो है अपने जो सदस्य देश हैं उनको कहा था कि अपने यहाँ पर कार्यस्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न से निपटने के लिए कानून बनाए। तो अभी ILO का जो कन्वेंशन 190 है, 190 उसका नंबर दिया गया कन्वेंशन का C190। तो C190 को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? और ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला देश बन गया है। तो एशिया का पहला देश जिसने जो है कार्यस्थल पर हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया है ILO के निर्देशों का पालन करते हुए, तो ऐसा पहला देश बन गया फिलीपींस, एशिया का पहला देश। और यूरोप वगैरह में तो कई देश अभी इस तरह के कानून बना रहे हैं, क्योंकि 2019 में ही ILO ने जो है कार्यस्थल पर हिंसा रोकने के लिए सभी देशों को, जो भी सदस्य देश हैं, उनको कानून बनाने के लिए कहा था, पूरी गाइडलाइन जारी की थी। तो उसी को देखते हुए जो है फिलीपींस ने एशिया में ऐसा पहला देश है जिसने ये कदम उठाया है। यहाँ इससे पहले जो है अभी तक जो है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह इन देशों ने अभी कदम नहीं उठाए, पर हो सकता है हाल ही में अब सारे देश जो है इस पर कानून बनाएंगे। जल्दी जल्दी काफी देशों में कानून बन रहे हैं, तो इस पर आपको नजर रखनी है कि कहाँ कहाँ जो है ये कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये 2021 से ही लागू हुआ है। 2019 में इसकी बात हुई थी, 2019 में ये कन्वेंशन सामने आया था। तो अगर हम ILO की बात करें और इस कन्वेंशन की बात करें तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसको कहा जाता है C190। ये जो समझौता है वो ILO का यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का C190, यानी इसके अंदर क्या है? लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न सहित हिंसा और उत्पीड़न को मुक्त काम की दुनिया में हर किसी के अधिकार को मान्यता देने वाली ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, काम के स्थान पर उत्पीड़न ना हो, इसी को लेकर के ये संधि की गई है। तो जून 2019 में इसको जो है अपनाया गया और ये 25 जून 2021 से लागू हो गया। कब से लागू हुआ? 25 जून 2021 से ये लागू हो गया है। ये काम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के संबंधित उपायों पर आवश्यक कानून बनाने और नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता पर बल देती है और सभी देशों को इसके लिए कहती है कि वो इस चीज पर आवश्यक कानून बनाए ताकि इस तरह के जो अपराध हैं उन्हें रोका जा सके।
तो ILO जो है दुनिया भर में कामगारों के लिए एक अच्छी परिस्थिति पैदा करने के लिए काम करता है। ये तो आपको पता ही है कि लेबर के लिए जो है लॉ बनवाने में, सारे दुनिया भर के देशों में लेबर के लिए कानून बनवाने के लिए ये संगठन काम करता है। ये संगठन 1919 में सामने आया। कब कब बना? 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। गिलबर्ट एफ होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखें, नोकिया की 6G लैब। 6G लैब कहाँ पर स्थापित हो रही है? जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बेंगलोर के साथ मिलकर के नोकिया जो है 6G लैब स्थापित कर रहा है। तो ये कहाँ पर? बेंगलोर में ही स्थापित की जा रही है। तो ये 6G लैब जो है आने वाले समय में जो 6G टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो है रिसर्च करने में इसकी बड़ा योगदान रहेगा। तो ये रिसर्च करेंगे 6G टेक्नोलॉजी को लेकर के, इसी से संबंधित सब है। तो ये आप याद रखना। इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और नोकिया ये दोनों मिलकर के 6G लैब स्थापित कर रहे हैं बेंगलोर में 6G पर रिसर्च करने के लिए। कंप्यूटर में 1G 2G 3G 4G 5G तो अब आई गया, अब 6G पर बात चल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या रिपोर्ट जारी की है? भारत की GDP वृद्धि दर को लेकर के अनुमान जारी किया है। तो भारत की GDP में कितनी वृद्धि होगी इसको लेकर के अनुमान किया है। तो उसमें कितनी वृद्धि या कमी बताई है? तो उसमें 0.4% की वृद्धि पिछले साल के अनुमान से दशमलव यानी 40 बेसिस पॉइंट, इसको हम कहते हैं 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करते हुए 0.4% की वृद्धि 40 बेसिस पॉइंट को कहते हैं, तो वो की है। तो यानी कितनी हो गई है अब IMF का अनुमान है 6.7% ग्रोथ। पिछले साल IMF का अनुमान था वो था 6.3% चालू वित्त वर्ष के लिए। अभी चालू वित्त वर्ष के लिए ही यानी 2023-24 के लिए अनुमान को संशोधित करते हुए IMF ने बोला है कि भारत 6.7% की GDP वृद्धि दर हासिल कर सकता है। तो बेहतर अनुमान की तरफ ये संकेत देता है। तो इसमें 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है, ये भी आप याद रखना। यानी 0.4% है वही 40 बेसिस पॉइंट है। तो IMF एक वित्तीय एजेंसी है। IMF क्या है? वित्तीय एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म है। कहाँ पर है मुख्यालय? वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। 190 देश इसके सदस्य हैं। कब बना था? जुलाई 1944 में बना था। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अभी इसकी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD के पद पर हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये चीजें भी याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए शामिल करके लाया हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स के लिए, तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। अब देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का क्या नाम है? देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज, जिसके अभी हाल ही में उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, तो उसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया सुदर्शन सेतु। हाल ही में न्यूज में था, आप सभी ने देखा होगा सुदर्शन सेतु। तो सुदर्शन सेतु जो है ये 25 तारीख को ही, अभी 25 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये कितनी इसकी लंबाई है? 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये ओखा से लेकर के, ओखा मुख्य भूमि को बेयट इवाटका द्वीप, ओखा से बेयट इवाटका द्वीप, इन दोनों को जोड़ेगा। तो ये सुदर्शन द्वीप, अब यहाँ पर क्योंकि ओखा जो है वो द्वारका में है स्थान, इसीलिए इसका नाम जो है कृष्ण जी से संबंधित रखा गया है सुदर्शन द्वीप। और इसके दोनों तरफ जो है वो चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक है, मूर्तियां सजाई गई हैं इस तरह की। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्घाटन किया, किसका?
भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम का, भारत टैक्स 2024। अब भारत टैक्स 2024 क्या है? ये टेक्सटाइल के लिए है। किसके लिए है? टेक्सटाइल के लिए। तो टेक्सटाइल कपड़े से संबंधित है, तो उद्योग जगत के, कपड़े उद्योग जगत के लिए ये सम्मेलन रखा गया। और इस सम्मेलन में जो है उसका नाम था भारत टैक्स 2024, जिसमें 100 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे और कपड़े से संबंधित योजनाओं पर, उद्योगों पर यहाँ पर चर्चा की जाएंगी। ठीक है, टेक्सटाइल के सेक्टर की। तो उसी के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, भारत टैक्स 2024। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अब हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, जो पिच रिपोर्ट देता है ना, मैच देखते हैं आप सभी, तो जब मैच शुरू होता है तो उससे पहले पिच की रिपोर्ट दी जाती है। तो पिच रिपोर्ट देने वाली भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो ये है जेसिंथा कल्याण। ये पहली महिला पिच क्यूरेटर जो है बनी है। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अभी टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट टेस्ट में लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज आर अश्विन बन गए हैं। अब जल्दी जल्दी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, तो विश्व शांति और समझ दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया 23 फरवरी को। फिर कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? तो स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन कर रहा है? डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1857 में बरेली से, बरेली यानी बरेली में एक उत्तर प्रदेश में स्थान है बरेली। तो बरेली में जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति में बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, उनके साथ शेयर करें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें ताकि अगले आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो ये भी हमें लिख करके बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।